अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम हार्टलेस की नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे वो इतनी खौफज़दा थी। यकीनन वो उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करना चाहती थी और ना ही इस बारे में उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह सब कुछ जानना चाहता था। फ़िलहाल तो उसने हाँ में सर हिला कर बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने सोच लिया था वो इस बारे में जानकर रहेगा। आप कहीं जा रहे हैं? वो उसे तैयार होते देखकर पूछने बिना न रह सकी। हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे आने में वक्त लग जाएगा। वो जैकेट पहनते हुए कहने लगा। इस वक्त भला क्या काम है आपको? प्लीज़ आप मत जाएं, अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। देखिए रात के 9-10 बजे हैं ना, सुबह जाइएगा, सुबह चले जाइएगा आप। वो उसे मना कर रही थी। क्यों ना जाऊँ, मुझे हज़ार काम होते हैं लड़की, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता। साथ लहजे में कहने लगा। वो मुझे मेरी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कहीं मत जाएं। वो उसकी सख्ती से बात करने पर मुंह बनाकर बोली। क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम मुझे अब बता रही हो? लड़की, दिमाग कहाँ होता है तुम्हारा? मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ। वो परेशान हुआ था। इतनी तबीयत ख़राब नहीं है, बस घबराहट महसूस हो रही है, इसलिए कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़कर मत जाएं। वो सर झुकाकर कहने लगी। घबराहट हो रही है का क्या मतलब है यार? मुझे तुम्हारी घबराहट समझ में नहीं आती, मुझे क्लियर करके बताया करो। वो कंफ्यूज होकर पूछने लगा। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप मत जाएं। वो परेशानी से कहने लगी। यार क्या मतलब है? तुम्हें अस्पताल भी ना लेकर जाऊँ? तुम्हारी तबीयत भी ख़राब होने वाली है। लड़की, तुम मुझे पागल कर दोगी। तो मेरे साथ चलो, वैसे भी अपने फ्लैट में जा रहा था, कुछ चीज़ें लानी थी। अच्छा है न, तुम भी देखो अपना दूसरा घर। वो उसको साथ आने को कहने लगा। दूसरा घर मतलब कि आपके पास दो घर हैं, आप मुझे पहले वहाँ क्यों नहीं लेकर गए? अगर आप मुझे वहाँ लेकर जाते तो सोसाइटी का मसला ही नहीं होता ना। तो वो उसके साथ ही बाहर निकलती कहने लगी। ना जाने क्यों उसके साथ बाहर जाने पर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हाँ, वहाँ मेरा एक दोस्त और उसकी बहन रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने मुल्क वापस चले गए हैं, तो आजकल वो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ मेरा कुछ सामान है, मैं वहीं लेने जा रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करता उसे बताने लगा। अरे अरे, ये रोमांटिक कपल किस तरफ जा रहा है? वो जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, आंटी की आवाज़ आई। न जाने क्यों शर्म से उसकी इस चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई थी। आंटी, हम घूमने जा रहे हैं, मेरी बीवी का दिल घबरा रहा है, इसलिए हम ज़रा आउटिंग कर रहे हैं। यकीनन लॉन्ग ड्राइव से उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। इससे पहले कि परी कोई जवाब देती, डर्क ने जवाब दिया। हाँ ज़रूर जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। न जाने आज ही किस मूड में था कि ना सिर्फ उसके सारे सवालों के जवाब दे रहा था, बल्कि काफ़ी खुशगवार अंदाज में उनसे बात कर रहा था। उनकी दुआओं के जवाब में आमीन कहने पर परी चेहरे पर एक बार फिर से सुर्खी बखेर गई। आपका वो घर उस घर से बड़ा है क्या? अभी सफ़र करते थोड़ा वक्त हुआ था कि परी एक्साइटेड से पूछने लगी। हाँ, वो फ्लैट उस घर से काफ़ी बड़ा है, लेकिन मुझे यही रहना पसंद है, सो इसलिए मैंने ये घर लिया है, उसने नरमी से बताया। आपको इस घर में रहना क्यों पसंद है? मैं मतलब है, अंकल कह रहे थे कि उस घर में पहले कोई और रहता था, और अपनी बीवी और छोटी सी बेटी के साथ, लेकिन उस आदमी की मौत बहुत पुरस्कार तरीके से हुई थी, और फिर कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी भी मर गई, जबकि उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। क्या ये हकीकत है? वो बेहद परेशानी से पूछ रही थी। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस मुझे ये घर बहुत पसंद था, इसलिए मैंने खरीद लिया, और आप मज़ीद कोई सवाल मत करना। वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकता उसे गाड़ी से बाहर आने का कहने लगा। वो भी बिना कुछ बोले आहिस्ता से गाड़ी से उतरते ही उसके पीछे पीछे आने लगी। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। इस बिल्डिंग में तकरीबन 500 से ज़्यादा फ्लैट थे। वो लिफ्ट के सहारे अपने फ्लैट का नंबर प्रेस करता खामोशी से खड़ा अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहा था। लिफ्ट रुकी तो उसे बाहर आने का इशारा करता अपनी जेब से चाबी निकालने लगा। पहले ही 2 दरवाजे छोड़कर उसने तीसरा दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया, जबकि उसके बिल्कुल सामने वाले दरवाजे पर एक गोल मटोल मोटा बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 2.5-3 साल होगी, परी को बहुत गौर से देख रहा था। उस बच्चे की सेहत देखकर परी माशाल्लाह कहे बना न रह सकी, और जैसे ही दर के अंदर गया, परी 2 कदम पीछे हटी, उसे बच्चे के पास बैठी बेहद ज़ोर से उसका गाल चूम लिया और अपने फ्लैट के अंदर भाग गई थी। जबकि पीछे से बच्चे के अचानक रोने पर दर्क ने हैरानी से उसे देखा था, जबकि वो अनजान बनकर अपने फ्लैट पर नज़र करम करने लगी। दर्क वापस दरवाजे तक आया तो मासूमा मुशर्रफ को उठाती उसे चुप करवाने में मगन थी। वो बिना उसे मुखातिब के अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर गया। वाह, घर तो बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में दूसरा घर बहुत छोटा सा है। वो घर देखते हुए तबसरा करने लगी। हाँ ये तो है, इस घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है, यहाँ पर 3 हैं।
ये घर इस घर उस घर से बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे वो जगह बहुत पसंद है। वो छोटा सा घर मेरे लिए बेहद अजीज़ है। इधर आ जाओ, ये है हमारा बेडरूम। वो उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहने लगा, तो उसके पीछे ही उस बंद कमरे में दाखिल हुई, जिस पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। मैं तकरीबन 1 महीने से अपने कमरे में नहीं आया। मैंने उस कमरे को बंद किया हुआ है। अपना कमरा मैं किसी को नहीं देता। मेरे दोस्त बाहर ही रहते हैं। इस कमरे में कोई नहीं आता। उस कमरे की चाबी हमेशा मेरे पास होती है, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर अब तुम्हें घबराहट महसूस नहीं हो रही तो तुम ये कमरा थोड़ा बहुत साफ़ कर दो, तब तक मैं चाय बनाता हूँ। फिर चाय पीते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता कि किचन में चला गया था, जबकि कमरे की हालत इतनी ख़राब नहीं थी कि वो मिनटों में साफ़ ना कर पाए। उसने भी बहुत खुशी से कमरे की सफाई की थी। थोड़ी देर में वो चाय ले आया। मैं आज आपके हाथ की चाय पहली बार पीने जा रही हूँ, वो खुशी से बोली थी। पियोगी तो पता चलेगा कि कैसी है। वैसे मैं अपने हिसाब से चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, लेकिन मैंने नोट किया है तुम सब कुछ अच्छा बना लेती हो, तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मेरी चाय पसंद आए। दर्क चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाता बड़े मज़े से अपने बेड पर बैठ गया था। ये बेड भी दूसरे बेड की बनस्बत काफ़ी बड़ा और खुला था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, वो उसे देखते हुए कहने लगी, और साथ ही चाय का एक सिप लिया। चाय इतनी भी बुरी नहीं थी। तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुम्हें लगता है इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं फिर से यहाँ रहने के बजाय ड्राइविंग करके वापस जाने के बारे में सोचूंगा। मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ। आ जाओ, तुम भी सो जाओ। वो उसे बेड की दूसरी तरफ आने का इशारा कर रहा था। परी मुस्कुराई। क्या मज़े हैं ना, अमीर लोगों के भी दो दो घर, गाड़ियाँ, अपनी पसंद से हर चीज़ खरीद सकते हैं, और एक हम लोग हैं जो सिर्फ बच्चों को किसी करके भाग जाते हैं। वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाती बेड की दूसरी जानिब आई थी, जब अचानक उसे बहुत प्यारा सा बच्चा याद आ गया। तुमने फिर से चूँ चूँ शुरू कर दी। मुझे इतनी कम आवाज़ नहीं आती है। अब अपनी बात करने के लिए ज़रा ऊंचा बोला करो। और ज़रा सख्ती से वो बोला था। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं तो अपने आप से बात कर रही हूँ, वो बोली, तो दरकनार में सर हिलाता बेड पर लेट गया। सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब उसकी आंख खुली, तो वह नमाज अदा करके वापस सो गई थी, और उसके बाद 7-8 बजे के करीब उसकी आंख खुली थी। दर कब तक सो रहा था, और वह समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ क्या करे। घर की हल्की फुल्की सफाई करके वो बिल्कुल फारिग हो गई थी, जब उसे फिर से उस छोटे से बच्चे का ख्याल आया। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई, और उसने दरवाज़ा खोला तो वो छोटा सा बच्चा सामने ही फुल यूनिफॉर्म के साथ तैयार, अपने पीछे छोटा सा बस्ता लगाए बहुत खुश नज़र आ रहा था। और भी नज़र पड़ते ही वो फ़ौरन अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ भागा। वो तेज़ी से उसके पीछे आई थी ताकि उसे पकड़ ले, लेकिन इससे पहले वहाँ से एक आदमी बाहर निकला, और वो फ़ौरन वहाँ से पलटने लगी थी। वो कंफ्यूज होकर पूछने लगा, पहले तो उस लड़की की ड्रेसिंग, कौन हो तुम? तुम्हें उससे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। शार्फ की आवाज़ से पलटने पर मजबूर कर दिया। आप मुझसे बात कर रहे हैं? उसने पलट कर अनजान बनते हुए इशारा अपनी तरफ किया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम? मैंने तो पहले तुम्हें कभी इस तरफ नहीं देखा। क्या तुम नहीं आई हो? नहीं, मैं तो बस अपने शोहर के साथ आई हूँ यहाँ फ्लैट देखने के लिए। उनका फ्लैट है, हम तो दूसरे घर में रहते हैं। उसने फ़ौरन बताया था। तुम्हारा शोहर कौन है? ये इसका फ्लैट है। वो सामने वाले फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। तो परी ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। क्या राकेश ने शादी कर ली? वो बेहद परेशानी से पूछने लगा था। राकेश की पसंद उस जैसी लड़की तो हरगिज़ नहीं हो सकती थी। नहीं, उनका नाम तो दर्क है। मेरे ख्याल में आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात क्लियर करते हुए बोली। जब दर्क घर से निकला, तुम दर्क की बीवी हो? उसे तुम जैसे उसे झटका लगा, जैसे कि जी हाँ, बाहर क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें अंदर आवाज़ दे रहा हूँ, कान बंद है क्या तुम्हारे? वो बेहद गुस्से से बोला था, जबकि सामने शार्फ को नज़रअंदाज करता हुआ वो उससे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। जी ये है मेरे हस्बैंड। उसने एक बार फिर से शार्फ को देखकर घर की जानिब इशारा किया था, जबकि वो खुद भी शार्फ को नज़रअंदाज करता परी के साथ अपने फ्लैट की जानिब चला गया। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके अंदर आए, पीछे दरवाजे पर बेल हुई। ये कौन आ गया? परी हैरानगी से दरवाजे की जानिब देखने लगी। उस आदमी को सुकून नहीं है, वो गुस्से से दांत पीसकर बोला। कौन से आदमी को? वह हैरानगी से पूछने लगी। यारम काज़मी के मुंह बोले साले को। वो बेहद गुस्से से दरवाजे की जानिब आया। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? वो मुंह फाड़ खाने वाली अंदाज में उससे घूरते हुए पूछने लगा। मुझे तकलीफ़ तुम्हारी तरफ से मिली ताज़ा तरीन खबर से है। बताओ मुझे, कौन है ये लड़की, और कब तुमने शादी की? वो परी को देखते हुए सवाल करने लगा, और बिना उसके गुस्से की परवाह किए वो अंदर दाखिल हो चुका था। अरे मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि मैं उनकी बीवी हूँ, फिर क्यों पूछने आ गए? उसका अंदाज परी को भी कुछ अजीब लगा था, इसलिए तो वो उसे पूछने लगी। देखो लड़की, मुझे बेहतर पता है सब कुछ, इसलिए मेरे सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं उसे। तुम बताने वाले हो मुझे, या फिर मैं ये बात आगे तक पहुँच जाऊँ? तुम्हारे पाकिस्तानी पुलिस वालों को पता है उस लड़की के बारे में? वो तो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं लेने देते, और यहाँ तुम शादी करके बैठे हो। पागल समझा है मुझे? तुम्हारा सिर्फ दो ही लोगों से वास्ता है, एक उस खुशी से और एक उसके भाई से ही।
है, सही है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी जानना चाहता हूँ, लेकिन ये लड़की शक्ल से काफ़ी मासूम और नासमझ लग रही है और इस तरह की लड़की का तुम्हारे साथ होना कोई छोटी बात हरगिज़ नहीं है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि लड़की कौन है और तुम्हें कहाँ से मिली, शादी कहाँ पर हुई, निकाहनामा कहाँ है, शादी की कोई तस्वीर वगैरह होगी। छोटा-मोटा अपने निकाह का सबूत दे दो ताकि मैं यकीन कर लूँ। ये सच में तुम्हारी बीवी है? मेरे पास इंस्पेक्टर तारक का नंबर भी है और गंज इंस्पेक्टर का नाम क्या है, उसका भी नंबर है मेरे पास। अगर तुम नहीं चाहते कि बात इस घर से आगे कहीं पर भी जाए तो हकीकत खोल कर मेरे सामने रख दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो उसे धमकी दे रहा था। दर्क ने बेहद आहिस्ता से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा था और फिर उसके कंधों पर जोर डालते हुए पीछे की जानिब उसे धक्का दिया। बाहर में जाओ, तुम और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, जिसको खबर देनी है दे दो। और इंस्पेक्टर तारिक मेरा बाप नहीं है जो मुझसे सवाल करेगा। उन दोनों की नौकरियों यहाँ अभी तक मेरी वजह से ही बची हुई हैं, वरना कब के मुअत्तल कर दिए जाते। और तुम मुझे उनका डर दिखा रहे हो। मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारे मुंह बोले जीजे से कोई लेना देना है। तो बेहतर है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना छोड़ दो। वापसी का दरवाज़ा इस तरफ है, निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हें धक्के देकर निकालना अच्छा नहीं लगता। वो उसे बेहद गुस्से से घूरता दरवाजे की जानिब इशारा करता है, खुद अपने कमरे में चला गया था, जबकि परी वहीं खड़ी उस आदमी को डटाई से देख रही थी। क्या तुम सच में उसकी बीवी हो? उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी मसला है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। वो उसे यकीन दिला रहा था। आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। मेरी और उनकी शादी हुई है, मेरे पास निकाहनामा मौजूद है, लेकिन वो तो हम अपने दूसरे घर छोड़ कर आए हैं। अगर आपको पता हो तो सोसाइटी में भी हमारा एक घर है, निकाहनामा वहाँ है। अगर आप वहाँ चलें तो मैं आपको दिखा भी दूँगी। दर को परेशानी और उस किसी मुसीबत में फंसा सोच उसने उसे सफाई देना बेहतर समझा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दर को किसी भी किस्म का कोई मसला हो। ठीक है, मैं तुम्हारा निकाहनामा ज़रूर देखूंगा, क्योंकि उस बंदे पर मुझे 1% भी यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर यह लगता है कि तुम सच बोल रही हो, क्योंकि झूठ बोलने वाले तुम्हारी सेहत नहीं है। वो एक नज़र उसे देखता तरस खाते हुए अंदाज में बोला। इतनी देर में उसे पहली बार इतना बुरा लगा था। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? वो अपना मोबाइल निकाल कर उसे उसका नंबर मांगने लगा। ऐसे तो नहीं दे सकती, उनसे पूछ कर ही दूंगी, वो कुछ परेशानी से बोली। ठीक है, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा। परी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे हाथ मिला रहा है या उसे हाथ मिलाना चाहिए। अगर ना मिलाया तो ये ना हो कि कोई मसला बन जाए। वो परेशानी से सोचते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे चुकी थी, लेकिन उसने जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में थामा, वैसे ये ज़ोरदार धक्का उसे लगा था और मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का। उसे दिन में तारे नजर आ चुके थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ थामने की? क्या सड़क पर चलने वाली समझ कर रखा है कि जिससे दिल करेगा वैसे टच करेगा तो उसे? वो एक और मुक्का उसके मुंह पर मारता। उसका मुंह सुजा चुका था। दर्द, दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो? वो बेहद गुस्से से बोला। सिर्फ हाथ मिला रहा था, चाह रहा था यहाँ से। वह सफाई देते हुए बोला। हाथ मिलाने और हाथ चेक करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या कर रहे थे तुम मेरी बीवी के साथ? क्या चेक कर रहे थे बताओ, मुझे भी तुम्हें चेक कर देता हूँ। वो उसकी चोरी पकड़ चुका था। शार्फ भी शर्मिंदा हो गया। जिस गैंग में खुशी और राकेश काम कर चुके थे, उस गैंग के लोग हाथ पर एक टैटू बनाते थे और उसे शक था कि हो सकता है उस लड़की का ताल्लुक भी उसी गैंग से हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके हाथ पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। वो उसे दरवाजे की तरफ धक्का देता हुआ परी की जानिब आया था। उसे गुस्से में देखकर वो भी बेहद परेशान हो गई थी, जबकि वो उसका हाथ थाम कर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया था। दर, क्या कर रहे हैं? वो परेशानी से दर के गुस्से से घबराकर पूछने लगी, क्योंकि वो उसे सीधा वॉशरूम में लेकर जाता शॉवर के नीचे खड़ा कर चुका था। पानी निकलते ही ठंडे पानी से वो पूरी तरह भीग चुकी थी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द ने तुम्हें छुआ या तुमने मेरे साथ किसी भी किस्म की बेईमानी करने की कोशिश की तो तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मेरे निकाह में आने के बाद ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने तक चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ता क़यामत मेरे निकाह में रहोगी तुम। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ। अगर इस रिश्ते को निभाना मैंने तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़ा है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बीवी हो तुम और हमेशा रहोगी, 6 महीने तक भी और 60 साल तक भी। आई परी बात समझ में। वो उसका जबड़ा अपने हाथों में लिए बेहद गुस्से से बोल रहा था, जबकि वो हैरानगी से आंखें खोले उसकी बातों को सुनने और समझने में लगी हुई थी। दरवाजे के बाहर खड़ा शार्फ उसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका था, जिसमें उस लड़की की आवाज़ में तो सिर्फ मिनमिनाहट ही सुनाई देती थी, लेकिन दर के अल्फाज बहुत वाज़िया थे। वो उसकी बीवी थी, निकाह हो चुका था, लेकिन निकाह किन हालात में हुआ था ये जानना अभी बाकी था। कोई ना कोई मसला तो था उनमें, कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। सबसे पहले ये जानना था कि आखिर वो लड़की कौन है।
देखने में तो मासूम सी लड़की लगती थी और उसे यकीन था कि वो दर के बारे में भी कुछ ना कुछ नहीं जानती। बात करने का अंदाज़, पहनने ओढ़ने के सलीके से वो पाकिस्तानी ही लग रही थी, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो दर तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान गया ही नहीं था। दर के बारे में वह तकरीबन 2.5 साल से जानता था कि वो रूह का भाई है। जब यारम पर दुश्मनों ने हमला किया, उसने ही यारम को बचाया था और रूह को भी अपनी जान पर खेलकर अस्पताल पहुंचाया था। जब तक वह सब लोग स्विट्ज़रलैंड पहुंचे, दर्क वहीं रूह के करीब रहा था। रूह को तो होश ही नहीं था किसी चीज़ का। यारम को मिस्र इलाज के लिए पहुंचाने का मशवरा भी दर्क ने ही दिया था। वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ था, लेकिन उसका अंदाज़ ही ऐसा था कि वो उससे किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। एक तो वो बहुत ज़्यादा मगरूर था, दूसरा उसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ऐसे लोगों से शार्फ की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो किसी भी एंगल से रूह का भाई नहीं लगता था। रूह का भाई तो सिर्फ वही था, मुंह बोला के सही, लेकिन रूह पर ज़्यादा हक उसी का था और उसकी अपनी सोच के मुताबिक। और जब से ये हिस्सेदार उसके सामने आया था, उसे जहर से कम नहीं लगता था। अब इस हिस्सेदार की एक और कहानी सामने आ चुकी थी। उसका इरादा उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही उसके बारे में यारम को सब कुछ बताने का था। वो खामोशी से उसके घर से निकलकर अपने घर में दाखिल हो चुका था। वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले थे। शार्फ ने अपना घर बनवाया था क्योंकि ये फ्लैट उनके ऑफिस से बहुत दूर था। आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता था और इस घर को छोड़ने से पहले वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। वो उसकी आंखों में देखती उसके गुस्से से काफ़ी ज़्यादा थी। वो तो यही सोच रही थी कि 6 महीने के बाद उन दोनों में मौजूद ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए और उसके बाद वो अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे अपने अपने तरीके से। लेकिन उस आदमी ने तो अब उसे परेशानी में डाल दिया था। वो तो वापस अपने मुल्क जाने का इरादा रखती थी। 6 महीने में अपना इलाज करवा कर वो वापस चले जाना चाहती थी। उसका यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन डर तो ऐसे उसे कोई और कहानी सुना रहा था। उसका सारा जिस्म कांप रहा था क्योंकि ठंडे पानी ने अपना काम दिखा दिया था। उसे सर्दी में दर की इस हरकत में उसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुआ था। वो उसे घूरे जा रहा था जबकि वो खामोशी से नज़रें झुकाए उसकी भीगी हुई सफ़ेद शर्ट पर जमाए और उसके सहारे पर खड़ी थी। जब वो आहिस्ता से अपनी बाहों में उठाता, उसे नाजुक से पैकर को बाहर ले आया। मेरे दिल में जो था मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ। मैं अपनी मलकियत में आई किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता, बेशक वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मुझसे निकाह करके तुम मुझसे जुड़े हर रिश्ते को कबूल कर चुके हो। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सोच है कि मैं तुम्हें 6 महीने के बाद छोड़ दूंगा, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अगर मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा रखता तो कभी अपने कमरे, अपने बेड पर तुम्हें जगह नहीं देता। अब जैसे ही तो कभी अपने घर, अपने कमरे, अपने बेडरूम पर तुम्हें जगह नहीं देता। आप जैसे भी इस रिश्ते को चलाओ, तुम्हें चलाना पड़ेगा। अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। जब तक मेरी सांसें ख़त्म नहीं हो जाती, तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग नहीं होगा। तुम्हें मुझे कबूल करना होगा, मन मर्जी से करो या फिर ज़बरदस्ती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे आहिस्ता से बेड पर रखता वो अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। अलमारी से अपनी एक शर्ट और ट्राउज़र निकालता वापस बेड पर आया। ये पहन लो, सर्दी लग जाएगी। वो कपड़े बेड पर रखता आकर दूसरी तरफ बेड पर बैठ गया। कहाँ जा रही हो? वो उसे उठते देखकर पूछने लगा। कपड़े चेंज करने, वो बेहद मदम आवाज़ में बोली थी। इतनी देर में उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी थी। न जाने क्यों उसके अंदाज पर दर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। यहीं पर चेंज कर लो, इतने भी क्या पर्दे, कौन सा ये पर्दे सारी ज़िंदगी रहेंगे। वो चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट लिए बोला तो परी के गाल सुर हो गए। उस आदमी का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। परी तो उसके बदलते अंदाज देखकर ही परेशान हो गई थी। नहीं, मैं वॉशरूम में ही चेंज करूँगी। उसकी आवाज़ उस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं निकली थी। ये आवाज़ भी कितनी बेवफा होती है। जहाँ निकलनी चाहिए वहाँ निकलती नहीं और जहाँ निकलनी नहीं चाहिए वहाँ लाउड स्पीकर का काम सरंजाम। चलो फिर चूँ चूँ शुरू हो गई। जाओ जाकर चेंज करो। पहले थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती थी, अब तो ये बिल्कुल ही गूंगी हो गई है। दर्द बदमज़ा हुआ जबकि परी ने वहाँ से भागने में अपनी बेहतरी समझी क्योंकि उस आदमी का दिमाग ख़राब हो चुका था। अब उससे कभी किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती थी। घर से बाहर नौकरी करने के बारे में सोच रही थी कि आज वो इरादा भी उसने तुर्क कर दिया था। सिर्फ हाथ मिलाने पर उसने उसे पूरी तरह से नहला दिया था। अगर गलती से किसी दूसरे के साथ काम करती तो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ सकता था। उसकी उसकी सिर्फ हाथ मिलाने पर उसने उसे पूरी तरह से नहला दिया था। अगर गलती से किसी दूसरे के साथ काम करती तो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ सकता था। उसकी धमकी याद करते वो वॉशरूम में बंद होती अपने कपड़े चेंज करने लगी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानता था। फिलहाल वो परी से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। हाँ, ये हकीकत थी कि उससे निकाह करने से पहले वो ये सोच चुका था कि जिस भी लड़के से निकाह करेगा उसे कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो दरकुशम कयूम खलील था। वो कयूम खलील नहीं, वो अपने बाप जैसा नहीं था। उसने अपने आप को कभी भी कयूम खलील नहीं बनने दिया था। उसने कभी किसी औरत को गलत निकाह से नहीं देखा था। परी के साथ
साथ उसका किसी किस्म का ताल्लुक था वो निकाह के बाद समझने लगा था। निकाह से पहले उसने सोच लिया था कि अगर वो उस लड़की से निकाह करेगा तो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, और यही बात उसने शादी की रात भी परी को बता दी थी कि वो 6 महीने के बाद उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन परी उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि वो खुद अपनी नौकरी करेगा और उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लेकिन ताल्लुक रखना ना रखना उसकी मर्ज़ी थी, और 6 महीने इलाज के दौरान वो उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था और नहीं चाहता था कि वो किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन ले या उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो। लेकिन ये सच था कि वो इस लड़की को अपनी ज़िम्मेदारी मानता था। परी से शादी की सबसे बड़ी वजह उसका बेसहारा होना था। वो क्या थी क्या नहीं उसे नहीं पता था, बस इतना पता था कि उसकी और उसकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। बस फ़र्क बस इतना है कि उसे कोई पैदा करके कचरे में डाल गया और उसे पैदा करके हीरा मंडी छोड़ गया। उसे लोगों ऐसे लोगों का कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ही उनके लिए सहारे ढूंढ लेता है। जब उसके दिल में परी से शादी का ख्याल आया वो तब भी समझ चुका था कि अल्लाह ने उस लड़की को उसके लिए भेजा है और अब वो उसकी थी। और आज परी को यह सब कुछ बताने का मकसद भी बस यही था कि वो अपने आप को उस रिश्ते के लिए तैयार कर ले। वो अपने दिल में उसके अलावा और किसी को ना लाए, ना जाने क्यों वो चाहता था कि उस छोटी सी लड़की को उससे मोहब्बत हो जाए। आज तक जिससे भी मिला था, जिसको भी जाना था, उसने उससे नफ़रत ही की थी, बेशक वो उसकी बहन ही क्यों ना हो, और उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों वो चाहता था कि परी उससे मोहब्बत करे। सो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड यहाँ पे ही एंड करती हूँ। छोटी सी एपिसोड ही रीड हुई है क्योंकि ये मैं अरीद शाह के पेज फेसबुक पेज से नावल रीड कर रही हूँ। डेली जो एपिसोड आती हैं मैं वो रीड करती हूँ। आज शॉर्ट ही एपिसोड आई है तो ये रीड की है। जब कल आएगी तो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।